का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के में पाए जाने वाले कंपोनेंटों के बारे में पढ़ा था। हाँ, फर्स्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इस क्लास में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। कंपोनेंट था आपका फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये कंपोनेंट थे। इनके बारे में हमने बातें कर ली हैं। आज हमारी क्लास है यानी न्यूक्लिक एसिड का जो सेकंड क्लास है, वो सेकंड क्लास होगा टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेम, बीएससी थर्ड सेम और अदर जो क्लासेस हैं सीयूईटी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा ध्यान से और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है, हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड, पहली बात कि न्यूक्लिक एसिड बना किससे था, वो चीजें हम लोगों ने पहले क्लास में देख ली है। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड को देखते हैं तो न्यूक्लिक एसिड आपके दो प्रकार के, बेसिकली डीएनए और आरएनए। ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड आपको देखने के लिए मिलते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, जो आरएनए होते हैं वो आपको दो तरीके के आरएनए दिखाई देंगे। पहला होता है जेनेटिक आरएनए, और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, ये आरएनए आपको दो तरीके के दिखाई देंगे, एक होगा जेनेटिक आरएनए और एक होगा नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, तो जो जेनेटिक आरएनए होते हैं वो वायरस में पाए जाते हैं, या वायरॉइड में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब नॉन जेनेटिक आरएनए यानी वायरसेस के जो आरएनए होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल की तरह व्यवहार करते हैं। हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह व्यवहार नहीं करते। तो नॉन जेनेटिक आरएनए को आगे देखा गया कि इनको दो भागों में डिफरेंशिएट कर दिया गया है। एक होता है कैटालिटिक आरएनए, और दूसरा होता है नॉन कैटालिटिक आरएनए। एक आपका होता है कैटालिटिक आरएनए, दूसरा होता है नॉन कैटालिटिक आरएनए। कैटालिटिक आरएनए जो होते हैं भैया समझिएगा, कैटालिटिक आरएनए के एग्जांपल होते हैं राइबोजाइम, ये कैटालिटिक आरएनए के एग्जांपल्स होते हैं। कैटालिटिक आरएनए के एग्जांपल्स होते हैं राइबोजाइम। अब राइबोजाइम क्या होते हैं, एक तरह का एंजाइम होता है जो आरएनए स्प्लाइसिंग में मदद करता है। जब आरएनए आप देखे होंगे एमआरएनए को बनाते हैं, तो एमआरएनए के पास एक्सान और इंट्रॉन यानी कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों होते हैं। तो ये नॉन कोडिंग पार्ट के साथ एक मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स और राइबोसोम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको स्प्लाइसियोसोम कहते हैं, दिया जाता है स्प्लाइसियोसोम, या इसी कहते हैं SNURP, स्नरप कहते हैं, SNURP, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं राइबोजाइम का सिक्रेशन करते हैं और नॉन कोडिंग पार्ट को कट कर देते हैं, और कोडिंग पार्ट यानी जिसके पास कोडॉन्स हैं, कोडिंग पार्ट को एक साथ ला दिया जाता है और डीएनए लाइगेज की मदद से, आरएनए लाइगेज की मदद से इसको जोड़ दिया जाता है। देयरफॉर दीज आर द फंक्शनल एमआरएनए, यानी प्रोन आरएनए से हम फंक्शनल एमआरएनए बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोजाइम, और राइबोजाइम एक्ट एज एंजाइम। देयरफॉर दीज आर द कैटालिटिक आरएनए।
जो क्या बोलते हैं इसको, नाम उसका है याद नहीं आ रहा साइंटिस्ट का, तो ऐसे कहा जाता है कि सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, लेकिन स्टेनलेट राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है, लेकिन होता क्या है आपका ये आरएनए मॉलिक्यूल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन न होने के बाद भी एंजाइम की तरह व्यवहार करता है। दूसरी अगली बात आती है कि नॉन कैटालिटिक जो आरएनए है, ये नॉन कैटालिटिक आरएनए जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोडिंग आरएनए, कोडिंग आरएनए, और एक होता है नॉन कोडिंग आरएनए, एक होता है कोडिंग आरएनए और एक होता है आपका नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, तो कोडिंग आरएनए के एग्जांपल जो होते हैं यहाँ पे देख लेंगे। कोडिंग आरएनए के एग्जांपल जो होते हैं वो यम आरएनए, और नॉन कोडिंग आरएनए के जो एग्जांपल्स होते हैं वो अब जानते हैं। टीआरएनए नाम सुना हो, आरआरएनए नाम सुना हो, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए, आरएनए, एसएनओ आरएनए, एसएनओ आरएनए, एसआई आरएनए, एसआई आरएनए, एमआई आरएनए, ये सब कुछ जो कंसिडराइज कर दिए जाते हैं वो नॉन कोडिंग आरएनए के अंदर कंसिडराइज कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम एक क्लासिफिकेशन देखे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप के। ठीक है ना। अब बेसिक जो बीएससी के बच्चे हैं उनको क्या करना होता है, आप उन्होंने इतना बड़ा क्लासिफिकेशन वो नहीं चाहते हैं तो नहीं करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। उन्होंने आरएनए, डीएनए और आरएनए, और आरएनए में उन्होंने तीन तरह के आरएनए को एक्सप्लेन कर लेंगे, एम आरएनए, टीआरएनए और आरएनए। They become categorized in three categories. If you want, then you can. लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम पूरा करेंगे तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन भी आप आरएनए के लिए दे सकते हैं। These are very helpful. ठीक है, क्योंकि आगे चल के ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बेटा जी, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जब आएंगे तो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इन सब सारे आरएनएस की आवश्यकता होती है। वहां आरएनए इंटरफेरेंस ना, आरएनए क्लोन से मैच्योर आरएनए, आरएनए एडिटिंग, इस तरीके की चीजें आपको देखनी है वहां पे। ओके, तो आप कोशिश करेंगे कि इन चीजों को आप करते रहें, ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग पहले इसमें बात करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल्स की। डीएनए देखिए ये डीएनए है क्या, और डीएनए के बारे में जानते हैं। तो डीएनए का पहला नाम तो आ जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है ना। अब एक बात आता है कि जो डीएनए है, डीएनए, डीएनए के तीन, जैसे डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड में तीन कंपोनेंट होते हैं। होता है पहला फास्फोरिक एसिड, होता है दूसरा पेंटोज शुगर, होता है तीसरा न्यूक्लिक नाइट्रोजन बेस। अब ये बात आती है कि डीएनए के ये तीन डी एंड ए कहां से आते हैं, तो ये पेंटोज शुगर जो होता है वो डीएनए का डी देता है। ठीक है ना, पेंटोज शुगर जो होता है वो डीएनए का डी देता है। ठीक, और फास्फोरिक एसिड जो होता है डीएनए का ए देता है, और नाइट्रोजन बेस जो होता है डीएनए का एन देता है। ठीक है ना। एसिडिक फॉर्म ऑफ डीएनए ड्यू टू फास्फोरिक एसिड, deoxy form of DNA due to pentose sugar, and nucleic form of DNA due to nitrogen base। तो डीएनए का डी, डीएनए का एन, डीएनए का ए कहां से आया, तो एक एक मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूलों को आप समझे रहिएगा। ठीक है ना। डी फॉर्म ऑफ डीएनए कहां से है। अब हम आगे बात करते हैं अगला पॉइंट कि डीएनए है क्या। तो ये होता है डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड,
डीएनए क्या है? एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है which contain पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर, फॉस्फेरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। इंडियन में phosphoric acid present in linear manner, किस फॉर्म में रहेगा? लीनियर मैनर and bind with fifth number carbon of पेंटोज शुगर। कार्बन पेंटोज शुगर के 5वें नंबर कार्बन के साथ ये जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका है पेंटोज शुगर, ठीक है ना। These are the pentose sugar. These are the 1, 2, 3, 4 and 5. These are the first number carbon, second number carbon, third number carbon, fourth number carbon and fifth number carbon. In here fifth number carbon PO4 2 minus. These are the phosphoric acid यहाँ से जुड़े रहते हैं 5वें नंबर कार्बन से। With the help of fifth number carbon of pentose sugar, याद कर सकते हैं, with the help of फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। जब दो बॉन्ड हो जाते हैं, एक इधर का एक इधर से आएगा, तो उसको हम फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। देयरफॉर दीज आर फिलहाल में कंसीडर इसको करते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के तौर पे। ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें इंडिया में पेंटोज शुगर आर प्रेजेंट इन, पेंटोज शुगर किस रूप में पाया जाता है? इसमें पेंटोज शुगर आर प्रेजेंट इन डीऑक्सी फॉर्म ना, means the second number carbon of pentose sugar, second number carbon of pentose sugar is missing oxygen atom, जो सेकंड नंबर कार्बन होता है, जैसे यहाँ पे आपका H है, OH है, EH है, तो यहाँ पे भी H रहेगा। इस सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन नहीं पाए जाते, देयरफॉर इसको हम डीऑक्सी फॉर्म कहते हैं, डीऑक्सी फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, डीऑक्सी फॉर्म ऑफ शुगर। अगली बात करते हैं हम, जैसे 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो पेंटोज शुगर हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, नाइट्रोजन बेस। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बता दिया, सेकंड पॉइंट में हमने नाइट्रोजन बेस के बारे में, सॉरी पेंटोज शुगर के बारे में बता दिया, और थर्ड पॉइंट में हम बताने जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है। तीसरे पॉइंट में हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? नाइट्रोजन बेस के बारे में। इंडिया में नाइट्रोजन बेस आर टू टाइप, दैट इज दो तरह के नाइट्रोजन बेस का इस्तेमाल होता है। उसमें ये पहला होगा भैया आपका प्यूरीन, पहला प्यूरीन, दूसरा पायरिमिडीन। अब यहाँ प्यूरीन इस्तेमाल होगा। प्यूरीन हमने बताया था कि देखो प्यूरीन जो है ना, प्यूरीन और पायरिमिडीन, प्यूरीन जो होगा वो आपका डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन। ओके, 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं प्यूरीन। और जो प्यूरीन यहाँ पे इस्तेमाल होता है उसका नाम है एडेनिन और गुआनिन।
These are the purine are used in DNA. डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन दो प्यूरिन का हम इस्तेमाल करते हैं। पिछला वीडियो जो न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है, ठीक है। हमने वहां पे एक बात छूट गई थी आप लोगों की, जैसे एडेनिन जो है, इसकी बात करते हैं एडेनिन का। एडेनिन के नाम के बारे में बोला है, तो अभी हम बना देते हैं, फटाफट से देख लो ना। कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए सीयूईटी का क्वेश्चन है, उसके लिए सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें देखा था कि एडेनिन का नाम पूछा था कि एडेनिन का नाम क्या है। तो अभी आपको हमने बता देना है कि एडेनिन का नाम क्या होता है। यहाँ पे NH3, ठीक है ना। अगर इसकी नंबरिंग करते हैं तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये है आपका एडेनिन का डायग्राम। एडेनिन, तो एडेनिन के नाम की बात करते हैं तो इसका नाम होगा 6 अमीनो, 6 अमीनो, छठवें नंबर पे एमिनो ग्रुप है, एमिनो प्यूरिनम। दीज आर द नेम ऑफ एडेनिन, ठीक। अब हम ग्वानिन की भी बात करते हैं। ग्वानिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो ग्वानिन के भी डायग्राम को आप लोग देख ले भैया। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। नाइट्रोजन बेस, सॉरी नाइट्रोजन ग्रुप, ये संग ग्रुप, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब यहां पे क्या है, यहां पे एमिन ग्रुप होंगे, यहां पे छठवें नंबर पे ऑक्सीजन होंगे, ठीक है ना। तो यहां इसका नाम ये है ग्वानिन, क्या है ये, इनका नाम होगा ग्वानिन, ग्वानिन। अब इनका नाम क्या होगा देख लेते हैं, 6 ऑक्सी 2 इम्यूनोप्यूरिन, देखिए ये इसका नाम है ऊपर वाले। अब देखिए 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, ठीक है ना। दीज आर द नेम ऑफ ग्वानिन, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है ग्वानिन का। अब देखो डीएनए में जो प्यूरिन होगा वो एडेनिन और ग्वानिन होता है ना। इनका हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। हम कल के डायग्राम में स्ट्रक्चर भूल गया था, उसको पूछा हुआ था, उसका स्ट्रक्चर नेम पूछा हुआ था, तो यूपीएससी नेम उसका हो गया। अब हम आगे बात करते हैं दूसरा, पिरिमिडीन की बात करते हैं। देखो पिरिमिडीन जो होगा डीएनए के अंदर वो होगा थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। थायमिन होंगे और साइटोसिन होंगे। अब हम देखते हैं कि थायमिन का स्ट्रक्चर, तो थायमिन देखो ये प्यूरिन है। एक बात और भी समझिएगा, प्यूरिन जो होता है नाम छोटा है तो इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। दीज आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर। क्या होगा, बोलते नहीं है सभी हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। और पिरिमिडीन देखो नाम बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर छोटा होगा। दिस आर द थिंग, ओके, गेट इट। सो नाउ नेक्स्ट, अब बात आती है कि यहां पे थायमिन और साइटोसिन है, तो दोनों का स्ट्रक्चर तो धीरे सेम ही होगा ना, ठीक है ना। साइटोसिन और थायमिन का क्योंकि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे 1 2 3 4 5 6, ओके। बातें यहां तक क्लियर। अब यहां पे नाइट्रोजन यहां है और यहां है और यहां पे, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर दिस। अब आगे बात करते हैं कि यहां पे इनके नाम क्या है, तो यहां पे और यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ठीक है ना, ओके। थायमिन रहेगा, नहीं थायमिन के साथ ये नहीं रहेगा, ये यूरेसिल का डायग्राम हो जाएगा। थायमिन का डायग्राम होगा मेथिन लग जाएगा यहाँ पे, सॉरी मेथिन ग्रुप, ठीक है। तो अब देखिए इसका नाम क्या है, ये है आपका साइटोसिन,
साइटोसिन है, साइटोसिन का नाम क्या होगा, 2 ऑक्सी, ठीक, 4 अमीनो पिरिमिडिन, 4 अमीनो पिरिमिडिन, ठीक है ना। ये आपका जो डायग्राम है ये थायमिन का है, ये थायमिन का नाम क्या होगा, देखते हैं, 2 जगह ऑक्सी है तो ये हो जाएगा थायमिन में 2,4 ऑक्सी या 5 मेथिल है, तो पहले करने के 5 मेथिल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, डाईऑक्सी पिरिमिडिन। तो ये हो गया किसका, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन। तो अगर डीएनए की बात आएगी तो डीएनए में 3 चीजें पाई जाती हैं, दिस वन एंड द फर्स्ट पॉइंट सेइंग अबाउट द, किसके बारे में, फॉस्फोरिक एसिड, एंड सेकंड पॉइंट अबाउट ऑन पेंटोज शुगर, एंड थर्ड पॉइंट अबाउट ऑन नाइट्रोजन बेस। ओके, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब हम आगे जो बात करेंगे इसमें, आगे जो बात करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में ना। देखिए डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, फिर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ओके, आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो इधर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको दिखाई देगा। इधर हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या क्या बातें डीएनए कह रहा है ना। तो डीएनए में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम देखते हैं तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आर सेम वही बातें, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना, एंड नाइट्रोजन बेस, दीज आर द मॉलिक्यूल्स which present on DNA। अब ये मॉलिक्यूल जो डीएनए में पाए जाते हैं इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये डीएनए के साथ कैसे अरेंज होते हैं और कैसे डीएनए के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड करते हैं और इनकी बॉन्डिंग किसके साथ कैसी होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, ये डीएनए में कैसे बाइंड करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल को बिल्ड करने के लिए, कंप्लीट डीएनए को बिल्ड करने के लिए ये किन-किन बॉन्ड से बाइंड करते हैं, इनके बारे में। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है वो पेंटोज शुगर से बाइंड होता है और ये जो पेंटोज शुगर है वो नाइट्रोजन बेस से बाइंड होता है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर से बाइंड होता है और पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस से बाइंड होता है। अभी देखते हैं एक बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड है ये पेंटोज शुगर से बाइंड होता है और पेंटोज शुगर जो है वो नाइट्रोजन बेस से बाइंड होता है। पहले बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर से बाइंड होगा तो इसका नाम होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ना। 2 बॉन्ड रहते हैं, डाई एस्टर का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉस्फो एस्टर लिख रहा है। यहाँ पे ये इसके साथ जो बाइंड होता है these are the glycosidic bond, this glycosidic bond is called covalent। ये कोवैलेंट नेचर का कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब देखिएगा डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये। तो एक स्ट्रैंड के सारे कंपोनेंट तो ये हो गए एक स्ट्रैंड का, यानी एक स्ट्रैंड जो है ये इनसे मिलकर बना हुआ, these are the one strand and these are the another strand of DNA। ओके, these are the another strand of DNA। तो another strand of DNA also contain, इधर से बात करते हैं, इधर also contain phosphoric acid,
पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना, दीज आर ऑल्सो एस, ओके, एंड ठीक है ना, these are the one strand and these are the second strand, same bond in here also, यहाँ पे भी सेम बॉन्ड का है। अब डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से भी जुड़ता है, यानी नाइट्रोजन बेस यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, यहाँ का नाइट्रोजन बेस यहाँ के नाइट्रोजन बेस से भी जुड़ेगा, तो यहाँ का जो नाइट्रोजन बेस है यहाँ के नाइट्रोजन बेस से जब जुड़ेगा, ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ लाइक दिस, नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा, तो ये जो नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है, इन हियर हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस, कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर इन द बिल्डिंग ऑफ डीएनए, देयरफॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए या बिल्डिंग ऑफ डीएनए, three type of bond are take place, this one the phosphodiester bond, this one the first phosphodiester bond, second one the glycosidic bond and third one the hydrogen bond, ठीक है। phosphodiester bond found in between phosphoric acid and pentose sugar, कार्बन नंबर हम बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, pentose sugar bind nitrogen bond, nitrogen base with the help of glycosidic bond which are covalent in nature, and the one nitrogen base of one strand of DNA bind with other nitrogen base of other strand of DNA with the help of hydrogen bond, with the help of hydrogen bond, the hydrogen bond, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ थ्री टाइप, हाइड्रोजन सॉरी टू टाइप, सॉरी द हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप, पहला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा जो होगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में पाया जाएगा और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये कंसेप्ट आपने समझ लेना है। अब हम छोटा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको बनाकर समझा देते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा और ये अरेंजमेंट इनका होता कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हेलिक्स का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है डीएनए, जब डीएनए में ये बॉन्ड ऐसे जुड़ रहा है तो डीएनए ऐसे ऐड कैसे जाता है, देखा होगा ना, डीएनए इस तरीके से सीढ़ी की तरह ऐड जाता है, जैसे नहीं कवाड़ी वाड़ी देखते हैं दरवाजा वो बरसात में आई नहीं जाता है कहते हैं, वैसे ही डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं ये भी ऐसे ऐड जाते हैं, पूरा ऐसे ऐड जाएंगे, ठीक है ना। एक तो पहले इसका डीएनए कैसे रखेंगे तो एक तो उठा लेंगे, एक तो रखेंगे तो एक तो उठा लेंगे, तो वो ये फॉर्मेट आता कैसे, आखिर क्या ये ऐसे ऐसे अरेंज करने में क्या दिक्कत है डीएनए को, डीएनए ऐसे रोटेट क्यों कर जाता है, ठीक है ना। आखिरकार जैसे मान लो बांस की सीढ़ी आपके घर पे बनता है, सभी घर पे होगा, वो वाला नहीं इसमें मार के जब मर जाते हैं तो लिटाते हैं, वो वाला नहीं जो सीढ़ी उड़ी छत पे चढ़ने वाला होता है, ठीक है ना, वो वाली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो बांस की सीढ़ी जो बनती है उस पे क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि दोनों स्ट्रैंड ऐसे सीधा ऐसे सीधे ऊपर से लेके नीचे तक, आखिर अगर 10 डंडा है, 15 है, 20 डंडे हैं, तो डंडे बीच बीच में लगते हैं, अगर उस डंडे को ऐसा क्या कर दिया जाए कि वो ऊपर जाने के बाद नीचे आके ऐसे हट जाए ना, ऊपर वाला पोर्शन ऐसे रहे, नीचे आके ऐसे हट जाए, और बड़ा करते जाओ और रोटेशन होता चला जाए, ठीक है ना, जैसे डीएनए में होता है। तो ऐसा क्या करते हैं ना, तो ऐसा करते कैसे हैं, बेस पेयर टिल्टिंग हो जाती है। अब टिल्टिंग क्या है बेस पेयर की, ये हम बताएंगे हेलिक्स फॉर्मेशन के दौरान। सो अभी हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यह देखिएगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए, ठीक है, फटाफट से देखो, जादू टाइप का देखो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट अलग होंगे, मच्छर भी आता है बीच में, थोड़ा सा जो शेप है वो अलग होता है। अभी हम तो आपको जादुई स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, अभी तो हमारे हाथों का स्ट्रक्चर आप देखें, फिर ऐसे उड़ता हुआ स्ट्रक्चर एक आएगा, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जादुई वाला जो है ना वो कभी कभी आता रहता है, इसमें समझिए।
ये क्या है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। देखो पेंटोज शुगर का नाइट्रोजन बेस, देखो एक ध्यान रखिएगा, एक में पेंटोज शुगर के साइड्स ऐसे होंगे और दूसरे में पेंटोज शुगर के साइड्स ऐसे, ठीक है। अब मुद्दे की बात समझिएगा, यहां पे आपके क्या पाए जाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड। एक हम बेसिक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, अभी आपको हम रियल व्यूज आपको दिखा देते हैं, रियल व्यूज भी देख लीजिए और बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा मेहनत करिए और आप लोग थोड़ा मन से पढ़िए भाई। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको हमने दिखाया। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन बेस। देखो नाइट्रोजन बेस जो है ना वो अलग अलग जगहों पे बाइंड करते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन बेस का जो बाइंडिंग कार्बन है वो मैं बाइंडिंग कार्बन आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे हम बाइंडिंग कार्बन को कैलकुलेट नहीं करेंगे डायग्राम में, ठीक है ना। बाइंडिंग कार्बन को कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, बाइंडिंग कार्बन जैसे यहाँ नाइट्रोजन बेस के जो बाइंडिंग कार्बन है पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको दिखा दूंगा बना के, ठीक। किस नंबर पे, ये मैं डायरेक्ट व्यूज आपको खाली देने के लिए बनाता हूँ कि आप इनको थोड़ा समझ लें। एडेनिन है, इधर थाइमिन है, इधर साइटोसिन है, इधर गुआनिन है, इधर गुआनिन है, इधर साइटोसिन है, इधर थाइमिन है, इधर एडेनिन है, इधर एडेनिन है, इधर थाइमिन है। और कभी-कभी ना कुछ लोग पूछते हैं कि ये अल्टरनेट होते हैं, नहीं अल्टरनेट नहीं होते। अगर अल्टरनेट होंगे तो रेप्लिकेशन होने में समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वीक पॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो वहां पे हमको टाटा बॉक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ऐसे टाटा लिख लीजिएगा, टाटा, वो टाटा बाय बाय वाला नहीं, टाटा बॉक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब टाटा बॉक्स की आवश्यकता होगी क्योंकि टाटा बॉक्स की ओआरआई साइट आपको होता है, ओरिजिनल रेप्लिकेशन साइट, क्योंकि यहीं पे आपके डबल बॉन्ड रहेंगे जहां से तोड़ना आसान रहेगा। तो अल्टरनेट फॉर्म में ऐसा नहीं हो सकता। सो कुछ लोग बताते हैं वो अलग की बातें हैं, ठीक है ना। इफ यू वांट देन यू कैन अल्टरनेटिव फॉर्म, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है इसमें। अब देखिए एडेनिन जो है, एडेनिन प्यूरिन होता है तो इसका बॉक्स थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये पिरिमिडिन होता है। गुआनिन प्यूरिन होता है तो इसका थोड़ा सा बॉक्स बड़ा कर देते हैं, ये पिरिमिडिन होता है। समझने के लिए है ये, दीज आर नॉट लाइक दिस बॉक्स, ये बॉक्स की तरह नहीं होता। अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया इसका, तो इसलिए आप इसको बॉक्स नहीं समझेंगे। ये दिस फॉर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि किसकी साइज बड़ी होती है, किसकी साइज छोटी होती है, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमने बॉक्स बनाया है, ठीक है ना। एडेनिन की साइज बड़ी होती है क्योंकि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। देखो साइटोसिन थाइमिन की छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आल्सो दिस आर द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है और यहाँ पे आपको जादुई स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा, तो उसको आप देख लेंगे। अब देखिएगा मुद्दे को समझिए हमारे भैया जी, इधर 1 2 3 4, ये दिस वन 5, यहाँ पे 1 2 3 4, दिस वन 5, ये थर्ड नंबर कार्बन OH होता है और फिफ्थ नंबर कार्बन फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, PO4 -2, यहाँ अंतिम में 2 चार्ज होता है, यहाँ 0 चार्ज होता है। ये आपका एक स्ट्रैंड जो डीएनए का है इसको कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम बिकॉज़ these ends are 5 prime and these ends are 3 prime. So this strand is called 5 prime to 3 prime because the 5 prime end has what, phosphoric acid and these are the end point, therefore these are called 5 prime. अगर इसको कहीं से भी काटेंगे, मान लो यहाँ से काट देंगे, these are also 5 prime, जितने टुकड़े में काटते जाओ these are the present in the 5 prime end. ओके, अब इधर बात करते हैं वही सेम बातें यहाँ पे भी उल्टा करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 3 प्राइम एंड OH ग्रुप होगा और यही फिर वापस ऐसे आते हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 2 3 4, दिस इज 5 पे PO4 -2, तो ये भी आपका होगा 5 प्राइम एंड, यहाँ से 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम, ठीक है ना। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो एक स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5। देखो सिंपल सा फंडामेंटल एक समझिएगा, चाहे कोई भी हो,
वो स्ट्रैंड हम पढ़ेंगे हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दीज आर आल्सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। नाउ दीज आर नॉट गुड कि हम ये बोले कि पहला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसा नहीं है। कह सकते हैं लेकिन मान ये दीज आर नॉट गुड पैटर्न फॉर सेइंग दैट थिंग कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नहीं 5 प्राइम टू 5 प्राइम एंड आल्सो दीज आर द 5 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सॉरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना। क्योंकि हम इधर से ही जब भी इसकी बिल्डिंग होती है, जब भी ये बनता है, न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, they always synthesize from 5 prime to 3 prime direction, therefore these are the same that 5 prime to 3 prime direction. ओके, अब एक बात हम आपको बताते हैं। देखो टाइम भी हो गया ज्यादा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, हमको लगा टाइम हो गया ज्यादा। अब हम चार्ज कैलकुलेट करने की बात आती है कि अगर मान लो डीएनए का ऐसे स्ट्रैंड है, यहाँ ए है, टी है, जी है, सी है, टी है, ए है, जी है, टी, ऐसे these are the 5 प्राइम, these are the 3 प्राइम, ठीक है ना। तो ये सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, इस पे कितना चार्ज होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, कितना चार्ज होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे तो आपका ऊपर क्या है -2, तो यहाँ पे -2 -1 -1 -1 -1 -1 और आगे यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका चार्ज कितना होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, -9 इसके ऊपर चार्ज होगा। ये आगे बन रहा है और इसके बाद क्या होगा, 1 2 सबके साथ क्या रहेगा, -1 चार्ज होते हैं, ठीक है। ठीक, बात क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 है, तो आगे हो जाएगा आपका 2 और उसके बाद 7 चार्ज हो जाएंगे आपके। अब इसी का डबल कर देंगे कि डबल स्टैंडर्ड क्या होगा, इसका दुगुना कर देंगे, दिस वन, सो इजी। चार्ज कैलकुलेट करने का छोटा सा तरीका है, ठीक। तो अभी आपने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया और ये डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक। अब हम बात करेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है ना, बात करेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। और जो बात होगी अगले क्लास में, क्लास इज ओवर। आज का आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तब भी नहीं समझ में आ रहा होगा तभी आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। वीडियोस तो देख रहे हैं, ठीक है, उस पर कुछ कमेंट कर दीजिए कि क्या है, आपको समझ में आ रहा है तो भी, नहीं समझ में आ रहा है तो भी, नोट्स चाहिए उसके लिए भी, और भी कोई बातें हैं जैसे आपको आवाज समझ में नहीं आ रही हो, स्पीड ज्यादा हो, स्पीड कम हो, वो सारी चीजें आप बताएं थोड़ा सा। फिर उसके बाद, क्योंकि देखो आपका सपोर्ट चाहिए ना, भगवान सिंह को आपका साथ चाहिए थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अच्छा वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका सहयोग मिलेगा तब, अकेले ही मैं क्या ही करूंगा। आप लोग हमारी ताकत है और हमारी ताकत अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम कैसे ही काम करेंगे। मैं दिन भर क्लासेस लेता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन के लिए कुछ बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा यूट्यूब पे अगर दे वीडियो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ये मेरा स्टार्टअप है। सो आई वांट टू सेइंग दैट कि अगर आप सपोर्ट करें तो कुछ बेहतर हो सकता है और मैं कुछ और भी बेहतर आप लोगों को दे सकता हूँ, ठीक। ये जो मैं पढ़ाई कराता हूँ आपको, ये मेरा बेसिकली एकेडमिक के लिए मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि कंपटीशन के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी तैयारियाँ हैं। एकेडमिक के लिए थोड़े से जगह कम मिल पाती है और नोट्स कम मिल पाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को नोट्स लिखने की कोशिश करता हूँ और लिखा नहीं लेता, आपके सामने लिखता हूँ, कारण कि आप सामने उसको देखें, अपने से लिखें, नोट्स बना लें, जिससे आपको बेनिफिट्स है। ओके, तो देख लीजिए, अगर समझ में आएगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर कम हैं और अगर बढ़ेंगे तो बेनिफिट्स दोनों को होगा, आपको भी और हमको भी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं, जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं 27 तारीख को उनका एग्जाम है बॉटनी का, उसके बाद 2 तारीख को है केमिस्ट्री का 2023 में, 27 फरवरी 2023 बॉटनी है और 2 मार्च 2023 को केमिस्ट्री का टेस्ट है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। सेमेस्टर वाले बच्चों को उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ढेर सारी बधाई, अच्छे से मेहनत करें और जितना हो सकेगा हम आपका मदद करेंगे और आप कोशिश करिए इस मदद को जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम।